नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान सजीब चौहान और इस वक्त हमारे खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी, भारतीय थल सेना के अनुभवी ऑफिसर, पूर्व अफसर। सोढ़ी साहब, स्टेट पर हिंदी में सादर स्वागत है। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर। सोढ़ी साहब, 24 घंटे के अंदर दुनिया ने पाकिस्तान की तबाही और वाहवाही दोनों देख ली। अमेरिका, लोग दुनिया कहते हैं अमेरिका पहुंच गया, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ईरान पहुंच गया, दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्ति इकट्ठी हो गई, लेकिन 24 घंटे में ढेर हो गया है। अब पाकिस्तान क्या कहेगा और भारत क्या सोचे आगे, दुनिया क्या सोचेगी भारत के बारे में अब और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि सीज फायर तो तबाह हो गए। संजीव जी, एक प्रसिद्ध कहावत है कि कभी उस पे भरोसा मत करो जिसने तुम्हें दो बारी धोखा दिया है। जब पहली बार धोखा दिया तो वो चेतावनी थी, दूसरी बार धोखा दिया तो वो सबक था, और बेवकूफी तीसरी बार किस पे भरोसा करेगा। 19 जनवरी 1981 में अमेरिका और ईरान के बीच में एल्जियर अकॉर्ड हुआ, एल्जियर देश में, जिसके तहत ये अमेरिका ने लिख के ईरान को दिया कि वो कभी भी ईरान पे सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन पिछले साल और इस साल दो बारी अमेरिका ने ईरान पे सैनिक कार्रवाई की। तो ईरान का इस वक्त अमेरिका पे पूरा भरोसा करना, ये ईरान की सबक और सीख है, क्योंकि वो बुरी तरह से वो देख चुका है कैसे अमेरिका ने दो बारी विश्वासघात किया है। लेकिन मैं इस इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई, इसे मैं पूरा विफल नहीं मानता। इसका कारण यह है कि बेशक कागज पे हस्ताक्षर नहीं हुए किसी संधि के, लेकिन ईरान की तरफ से यह बयान आना कि 10 में से 7 बिंदुओं पे रजामंदी हो गई थी, 3 ही पॉइंट रह गए थे जिसकी वजह से ये औपचारिक तौर पे ये संधि नहीं साइन हुई। और जाते जाते उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वैंस ने जब प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा कि मैं एक प्रपोजल छोड़ के जा रहा हूं ईरान के लिए। तो मेरे को लगता है, क्योंकि ये इतना पेचीदा मामला था, 1979 से ईरान और अमेरिका के बीच में दुश्मनी थी, दो बारी जंग भी हो गई, तो पहले राउंड में पूर्ण सफलता एक्सपेक्ट करना या रिटर्न डॉक्यूमेंट करना, ये तो बिल्कुल ही असंभव था। देखिए, अगर ईरान हारा होता युद्ध तो आज एग्रीमेंट हो जाता। हमें याद होगा पहले विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी युद्ध हार गया, तो एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के अधिकारियों को एक रेलवे रेलवे के डिब्बे में बिठा के हस्ताक्षर कराए, जो जो एलाइड फोर्सेस ने कहा, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सेले के नाम से जाना जाता है। ईरान तो ये युद्ध जीता हुआ है। ईरान तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये बातचीत कर रहा है। तो ईरान पे अगर अमेरिका सोच रहा था कि वो दबाव डाल के पहले दिन ही ये हस्ताक्षर करा लेगा, वो तो असंभव था। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसमें पॉजिटिविटी है। और दूसरी बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि जैसे ही कल जेडी वैंस का हवाई जहाज इस्लामाबाद से टेक ऑफ किया, अमेरिका को पूरी खुली छूट थी ईरान पे हमला करने की, क्योंकि अमेरिका के या दुनिया की नजरों में अगर ये बातें असफल थी या विफल थी, तो अमेरिका को क्या क्या रोक रहा था दोबारा हमला करने के लिए। तो मेरे को नहीं लगता कि पहले दिन ही इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करना, क्योंकि इतने दशकों की दुश्मनी थी दोनों देशों में। और ईरान की तरफ तो मैंने कहा कि बिल्कुल वो सही है कि दो बारी उनके साथ विश्वासघात हुआ। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में दोबारा बातचीत होगी और फिर कोई बात आगे बढ़ेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति ट्रम्प ने आज सवेरे बयान दिया, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा युद्ध के बारे में, उन्होंने कहा मैं तो युद्ध जीत गया हूं, बाकी देखेंगे जो कुछ करना है। तो अब राष्ट्रपति ट्रम्प के भी इस बयान से आप समझ सकते हैं, अमेरिका युद्ध करने की ना हालत में है, ना उसका हिम्मत है, ना ताकत है। ये युद्ध विराम अब लंबा चलेगा और ये पूर्ण विराम में लिखित पे ये एक दिन साइन हो जाएगा। सोढ़ी साहब, क्या ये सीज फायर हो गया है 2 हफ्ते का कानूनन, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून, वॉर, युद्ध की, जंग के कायदे कानून के हिसाब से, या नहीं? देखिए, कानूनी तौर पे तो ये सीज फायर हो चुका है 14 दिन के लिए। लेकिन आज की दुनिया में कौन सा देश कानून मानता है? अमेरिका तो बिल्कुल नहीं मानता है। कानूनी तौर पे तो अमेरिका और ईरान की पिछले साल भी इस साल भी बातचीत हो रही थी, जब ये जंग अमेरिका ने शुरू किया। तो कानून की जो बातें हैं वो अमेरिका के लिए कोई मायना नहीं रखती हैं।
अमेरिका के लिए अपना फायदा, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अपनी सत्ता पे बने रहना, यही उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। कानूनी तौर पे तो ये सीज फायर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने आज तक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून माना है? तो वो तो सिर्फ क्योंकि इस वक्त बैकफुट पे हैं और वो युद्ध दोबारा शुरू करने की हालत और हिम्मत में नहीं है। जी। अगर सूरी साहब सीज फायर हो गया है कानूनन, तो फिर अमेरिका ईरान के बीच जो टेबल पे मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, वो फेल क्यों हुई है और वो फेल क्या हुआ है फिर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं उसे पूर्ण फेलियर के रूप में नहीं करता हूं, क्योंकि दशकों की दुश्मनी थी, दशकों का मिसट्रस्ट था, और पहली मीटिंग में चीजें सफल हो जाना ये तो कुछ ज्यादा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि ईरान का कहना कि 10 में से 7 बिंदुओं पे सहमति हो गई थी, और ईरान की तरफ से भी ये बयान आना कि हम डिप्लोमेसी के लिए आगे भी खुले हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत थोड़े ही दिनों में दोबारा एक राउंड होगा। और ऐसे जो पेचीदा मामले होते हैं ये रातों रात तो सुलझाए नहीं जाते हैं जब इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान को संजीव जी अच्छी तरह पता है, अमेरिका और इसराइल में कोई अब सैनिक ताकत या हिम्मत नहीं बची है ईरान पे हमला करने की। इसके मैं दो बड़े प्रमाण देना चाहूंगा दर्शकों को। 25 मार्च को अमेरिका के विख्यात खबर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि अमेरिका के जो 13 सैनिक अड्डे थे मिडल ईस्ट में, उसे ईरान ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, और उसमें जो 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे वो या किराए के घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम करने लग गए हैं। जब ये अमेरिकी नागरिकों ने खबर पड़ी तो अमेरिका में हाहाकार मचना शुरू हो गया, और 28 मार्च से अमेरिका की सड़कों पे करोड़ों अमेरिकी नागरिक उतर आए प्रदर्शन के लिए ट्रंप के खिलाफ, जिसे नो किंग्स रैली के नाम से जाना जाता है। अब 28 मार्च से जब राष्ट्रपति ट्रंप पे दबाव आने लग गया उनकी आवाम का, तो उन्होंने 28 मार्च रात से इनडायरेक्टली कहना शुरू किया कि मैं ईरान पे परमाणु हथियार इस्तेमाल करूंगा। जब उन्होंने बार बार इनडायरेक्टली ये चीजें कहनी शुरू की, तो उन्हीं की पार्टी जो सत्ता में, रिपब्लिकन पार्टी, उनके कुछ सांसद थे जिन्होंने मुहिम चलाई कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं ईरान पे, तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अमेरिकी संविधान का 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटा देंगे कि वो मानसिक हालत पे स्थिर नहीं है। जब 4 अप्रैल को फॉक्स न्यूज ने, जो कि अमेरिका के विख्यात न्यूज चैनल है, जब फॉक्स न्यूज ने आंकड़े सार्वजनिक किए अप्रूवल रेटिंग के, तो राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -5% थी। अमेरिका के 250 साल के इतिहास में किसी राष्ट्रपति को अगर सबसे कम अप्रूवल रेटिंग मिली है तो वो राष्ट्रपति ट्रंप को मिली। ये जब ट्रंप को पता चला तो वो गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। वो युद्ध से विजेता के तौर पे उभरना चाहते थे, उन्हें कोई ना कोई सुराग चाहिए था, ऐसा कोई मिल नहीं रहा था बजाय परमाणु हथियार के। तो उन्होंने 7 अप्रैल शाम को उन्होंने ट्वीट किया कि आज कयामत की रात है और एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। जब ये ट्वीट रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने पढ़ी तो उपराष्ट्रपति ट्रंप पे और दबाव आया, और उपराष्ट्रपति ने यह फैसला कर लिया कि अगर ट्रंप इस्तेमाल करते हैं परमाणु हथियार तो मैं इन्हें पद से हटा दूंगा, अमेरिकी संविधान के 25th अमेंडमेंट के तहत। जब यह बात ट्रंप तक पहुंची तो ट्रंप ने अपना रवैया बदला, और जब हम 8 अप्रैल को सो के उठे तो हमें लग रहा था कि ईरान पे अब तक तो 5-6 परमाणु बम दाग दिए होंगे, उनकी सभ्यता खत्म होगी होगी। लेकिन हम 8 अप्रैल को जब सुबह सो के उठे, बड़े चकाचौंध रह गए हम सारे कि युद्ध विराम कैसे हो गया। तो युद्ध विराम इसलिए हुआ कि उपराष्ट्रपति वांस ने फैसला कर लिया था ट्रंप को सत्ता से हटाने का, अगर वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इसराइल के ऊपर। 27 मार्च को इसराइल के जो विख्यात अखबार हैं जैसे टाइम्स ऑफ इसराइल और जेरूसलम पोस्ट, उनमें खबर छपी कि इजरायली सेना के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल एआर जमीर, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने इजरायली मंत्रिमंडल को बयान दिया है कि अगर इसराइल ईरान के साथ और लंबा युद्ध करता है तो इजरायली सेना टूटने के कगार पे है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो चाहे हम अमेरिका देखें, चाहे हम इसराइल देखें, ये ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू करने की ना सैनिक हालत में है, ना उनमें हिम्मत है, ना उनमें ताकत जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब, भारतीय फौज के लंबे अनुभव से एक लेफ्टिनेंट कर्नल होने के नाते, इंडियन
आर्मी के। मैं ये जानना चाहता हूं कि चलिए, सीज फायर, शांति वार्ता, अभी कुछ क्लियर नहीं है, सब बीच में फंसा है, लेकिन ईरान वापस हो गया, अमेरिका वापस हो गया, इसराइल बीच में कहीं नहीं था, ये सब इनको ही करना था, इसराइल था भी तो उसका कोई बुरी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच ये सब चीज आ गई थी इस्लामाबाद में। अब इस शांति वार्ता के बाद भी, फेल होने के बाद भी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी सेना को, नेवी को ईरान नहीं हटा रहा है। जैसा था कि टैक्स दो और ले जाओ अपने जहाजों को। उधर अमेरिका ने इस शांति वार्ता को फेल होने के बाद तुरंत कहा कि अब हमें हमारी नेवी मोर्चा संभालेगी और जिन जिन जहाजों को ईरान रोकेगा समंदर में, उनको हम पार करवाएंगे। तो क्या अब ये जंग जो ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने शुरू करी थी मिलके, खूब हुई, खूब लोग मारे गए, नुकसान हुआ, दो तीनों तीनों लोगों का, तीनों लड़ने वाले देशों का। उसके बाद अब होर्मुज पे आके क्या ये सारी लड़ाई नहीं टिक गई है? अब क्या ये समुद्र में लड़ाई शुरू करेंगे आमने सामने, या ये अब इसको टाल पाएंगे? क्योंकि देखिए, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी जीत नजर आ रही है उसे इसमें ना हटने में, और अमेरिका को अपनी बेइज्जती नजर आ रही है अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली छोड़ देता है। जी। संजीव जी देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा हथियार। जैसे हमारे गले में एक नस होती है जिसे जुगलर वेन कहते हैं, अगर वो कोई नस दबा दे तो इंसान ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के लिए अब जुगलर वेन बन गई है पूरी दुनिया के लिए। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे तो नियंत्रण कभी छोड़ेगा नहीं। और 31 मार्च को ईरानी संसद, जिसे मजलिस कहते हैं, उसमें कानून पास हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अब ईरान का पूरा कानूनी हक है। अब बात आते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने दो अपने युद्धपोत भेजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो पानी की माइनें बिछी हुई हैं उन्हें निकालने के लिए। जैसे ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास आए, ईरान ने उन्हें चेतावनी दी और दोनों पीछे मुड़ के वापस चले गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लंबाई 167 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई 31 किलोमीटर है। ईरान का समुद्री तट 2440 किलोमीटर लंबा है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे नियंत्रण भी करना है तो ईरान की तो एडवांटेजेस पोजीशन है। और अगर अमेरिकी सेना का एक भी युद्धपोत डूब गया तो डोनाल्ड ट्रंप तो वहीं पे डूब जाएंगे। उनकी तरफ तो और अगेंस्ट और हाकार शुरू हो जाएगा जो ऑलरेडी थम नहीं रहा है। तो जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका ट्वीट करता रहेगा, थोड़ी यहां उधर की कार्रवाई करेगा, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका में सैनिक तौर पे ना भिड़ने की ताकत है ना हिम्मत है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब मौका मिले किताब जरूर पढ़ें जिसका शीर्षक है ट्रंप द आर्ट ऑफ डील, जो कि 11 नवंबर 1987 को प्रकाशित हुई थी, और ये किताब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है। तो ट्रंप ने उसमें लिखा है कि सफल दिखने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, अगर कड़वे बयान इस्तेमाल करने पड़े, तो इंसान को हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में एक ही चीज मान्यता होती है, वो है आदमी कितना सफल हुआ जिंदगी में। तो ट्रम्प का ये ट्वीट करना कि अब मैं आधुनिक हथियार हवाई जहाजों में लोड करा रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो भाई अब तक जो 40 दिन का युद्ध हुआ उसमें क्या तुमने कोई बाबा आदम के हथियार इस्तेमाल किए थे? उसमें भी तो तुमने आधुनिक हथियार ही इस्तेमाल किए थे। ट्रंप के पास एक ही विकल्प है इस युद्ध से निकल के विजेता के तौर पर निकलने का, वो है परमाणु हथियार। वो ट्रंप में अब हिम्मत नहीं, क्योंकि जेडी वांस तैयार है, रिपब्लिकन पार्टी तैयार है। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अगला इलेक्शन जीतना इंपॉर्टेंट होता है। कोई आदमी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, खास करके जब हार दिख रही हो। रिपब्लिकन पार्टी को नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन उसमें हार दिख रही है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये परमाणु हथियार इस्तेमाल किया फिर तो उनकी हार 100% निश्चित है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑलरेडी प्लान बना रही है, जैसे मैंने आपको पहले इसका उल्लेख किया। तो ट्रंप परमाणु हथियार तो इस्तेमाल करने से दूर रहे। ट्रंप में अब हिम्मत ही नहीं है इस युद्ध विराम को तोड़ने की। लेफ्टिनेंट कर्नल जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब, एक सवाल आ रहा है, क्योंकि बार बार बात ट्रंप की हो रही है, कि जो कयामत की रात थी 7 अप्रैल 2026 की,
ईरान के ऊपर ट्रंप ने घोषणा की थी कि एक सभ्यता धरती से मिट जाएगी, दुनिया हिल गई थी ये सेंटेंस सुन के। ये अलग बात है कि 8 अप्रैल 2026 सुबह आई तो कुछ नहीं हुआ, वहीं ट्रंप थे, वहीं ईरान था, कुछ नहीं हुआ। बल्कि ये और हुआ नया तमाशा कि इस्लामाबाद में अब बैठक होगी और वहां सब समझौते की बातचीत होगी, शांति समझौता होगा, सीज फायर पे बात होगी। सवाल ये है कि ये सब चीजें हम सब दरकिनार कर दे, एक बार को अभी बातचीत में हम नजरअंदाज करते हैं जो हो गई। ट्रंप को क्या सर ये लग गया था कि वो कयामत की रात 7 अप्रैल 2026 ट्रंप के लिए भी हो सकती है, और उपराष्ट्रपति अमेरिका की जेडी वेंस इनकी कुर्सी ले सकते हैं, इनको हटा के देश की कानून कायदे के हिसाब से, और वो कयामत की रात इनको भी हो सकती थी। उस कयामत की रात से निकलने के लिए इन्होंने ईरान को भूल के सीधे सीधे अपनी जान बचाई, इस्लामाबाद को बीच में डाल के। हो सकता है मेरा सवाल गलत हो, लेकिन सर ये सवाल जरूरी है, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत। और अगर ईरान को धमका रहे थे, भय में लेना चाह रहे थे, डराना चाह रहे थे कयामत की रात कह के, तो ये खुद भी डरे हुए थे, क्योंकि अमेरिकन कानून के हिसाब से जेडी पेंस उपराष्ट्रपति इनकी कुर्सी खींच सकते थे राष्ट्रपति साहब की। हो सकता है मेरी नॉलेज संजय कम जी, हो, आप बताएं। संजय जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और मैंने कई बार आपके शो पे कहा, जब मैं आपके शो पे आता हूँ मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि आप काफी अध्ययन के बाद प्रश्न पूछते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल 100% सही है। देखिए, ट्रम्प के सामने 7 अप्रैल को दो ही विकल्प थे। एक, या तो ईरान पे क्यामत की रात दे दे, या फिर अपने निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में खुद क्यामत की रात ले ले। और जब ऑप्शन आया विकल्प चुनने का ईरान और अपने बीच, तो कोई भी इंसान होगा वो पहले अपने आप को ही चुनेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पद से हटाना तो इतना बड़ा झटका होता जो शायद ट्रम्प के लिए सहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अब तक तो वो सब सफलता की आदी थे। हमने देखा किस तरह से जब वो दूसरे राष्ट्रपति चुनाव जनवरी 2020 में हार गए, किस तरह से उनके समर्थकों ने वॉशिंगटन डीसी में, कैपिटल हिल में हमले किए, रॉयट्स किए। तो वो तो एक राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद भी वो नहीं अपने आप को कन्विंस कर पाए कि मैं एक नॉर्मल लीगल तरीके से जीता हूं, मतदाताओं ने मेरे खिलाफ वोट दिया है। और यहाँ कुर्सी पे बैठ के हट जाना तो उनके लिए तो बहुत घातक साबित होता एक अंदरूनी तौर पे। तो जब ऑप्शन आया विकल्प चुनने का, ईरान पे कयामत की रात या अपने पे कयामत की रात, तो उन्होंने अपने आप को बचाया। और उस चक्कर में जो ईरान पे कयामत की रात आनी थी, वो कयामत की रात आई। सोडी साहब, और इसके लिए अपने पिट्ठू पाले हुए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया ट्रंप ने फटाक से कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी, और जेडी वेंस ही जो ट्रंप को कुर्सी से हटा सकते थे, वही जेडी वेंस फिर प्रतिनिधित्व करने पहुंचे अमेरिका की तरफ से शांति वार्ता का इस्लामाबाद में। क्या इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान इस बार रामबाण साबित हुआ है, संजीवनी बूटी बना है पॉलिटिकल कैरियर, पॉलिटिकल मर्डर बचाने के लिए ट्रंप का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? देखिए, पाकिस्तान की मददसा मैं दूसरे नजरिए से देखता हूँ। हालांकि पिछले 2 दिन से काफी भारतीय न्यूज चैनल और काफी रक्षा विशेषज्ञ बड़े खुश थे कि बड़े गुस्सा थे कि क्यों पाकिस्तान में मददसा हो रही है। उन्हें ये चीज पच ही नहीं रही थी पाकिस्तान में क्यों मददसा हो रही है। लेकिन अगर हम इमोशंस को एक साइड कर दें, अगर हम इस चीज को एक साइड कर दें कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, अगर हम एक अनबायस्ड नजरिए से देखें, तो मध्यस्थता कौन करता है जब दो इंसानों की लड़ाई होती है? मध्यस्थता करता है जिस पे दोनों पक्षों को भरोसा होता है। कुछ साल पहले भारत के एक बड़े व्यापारी खानदान में जब उनके मुखिया की मौत हुई, तो उनके दोनों बेटों के बीच में लड़ाई हो गई जायदाद के बंटवारे को लेकर। और दोनों भाइयों ने बॉम्बे के एक प्रसिद्ध बैंकर को अप्रोच किया मध्यस्थता कराने के लिए, और उस बैंकर ने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया और दोनों भाइयों के बीच में जो अ, कड़वाहट चल रही थी उसे खत्म किया। तो क्या उस बैंकर ने गलती की? नहीं की। बैंकर के पास क्यों गए? क्यों? दोनों पक्षों को भरोसा था। दोनों भाई मेरे पास क्यों नहीं आए मध्यस्थता के लिए? वो बैंकर के पास क्यों गए? क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा बैंकर पे था। सिमिलरली, ये जो मध्यस्थता पाकिस्तान ने की, ये इसलिए की क्योंकि अमेरिका और ईरान अपने अपने कारणवश
वो पाकिस्तान पे भरोसा करते थे, और तभी पाकिस्तान ने ये मध्यस्थता की। जो अमेरिका के लिए आपने सही कहा, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति क्यामत की रात ईरान पे बुला रहे थे, उन्होंने पहले तो अपनी सत्ता बचाई, और फिर उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को इस्लामाबाद भेजा बातचीत के लिए, क्योंकि उनको अब सामने तय था कि मेरी कुर्सी अब कुछ दिन की मेहमान है। मैंने अगर कोई गलत कार्रवाई की तो पूरी चीज का ठेकरा उन्होंने जेडी वैंस पे दिया, ताकि अब जो सुलह वाला एक फेज है, लड़ाई वाला फेज तो ना ट्रम्प ने करके खुद तो अपनी मिट्टी पलीत कर दी, अपने देश की भी, अपने महाशक्ति स्टेटस की भी, और अपनी कुर्सी तो खुद दांव पे लगा दी उन्होंने। तो अब उन्होंने जेडी वैंस को आगे किया। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग है दर्शकों के लिए जानना। 11 फरवरी सुबह 11 बजे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए, और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके उच्च अधिकारियों को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी कि यह सही मौका है ईरान पे हमला करने का। उस दिन जेडी वैंस व्हाइट हाउस में नहीं थे, अमेरिका में नहीं थे, वो अजरबैजान के ऑफिशियल यात्रा पे थे। अगले दिन 12 फरवरी को सुबह 11:30 बजे ट्रंप ने अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जेडी वैंस भी थे, और उन्होंने एक दिन पहले के नेतन्याहू के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया ईरान पे हमले के लिए। उस कमरे में जितने उच्च अधिकारी थे, एक पीट हेग्सेथ को छोड़ के, जो कि उनके रक्षा मंत्री सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, बाकी सब ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, उसमें जेडी वैंस भी थे। लेकिन ट्रंप तो सुनते हैं नहीं किसकी, क्योंकि उनका नाम बार बार ईस्टर्न फाइलों के खुलासों में आ रहा था, और इसराइल के पास पूरे वो सबूत थे जो अगर वो सार्वजनिक करते तो ट्रंप के लिए तो बड़ी मुश्किलें हो जाती। तो हालांकि उनके सारे उच्च अधिकारियों ने कहा था हम युद्ध नहीं करना चाहिए, तभी ट्रंप ने किया। उसके कारण अलग है, और भी कारण है, मैं वो अलग एक शो में कभी डिस्कस करेंगे, वक्त की पाबंदी है। तो कहने का आ, मतलब है जेडी वैंस शुरू से ही इस युद्ध के खिलाफ थे, और अब उन्हें बेच के, जैसे कहते हैं चोट पे मरहम लगाना, ये मरहम लगाने की कार्रवाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। छोटी साहब जो भी है, ग्लोबल टेंशन अभी भी है, खतरा टला नहीं है। दोनों तरफ अपने अपने विचार मंथन चल रहा है, ईरान में भी, इसराइल में भी और अमेरिका, तीनों में। हॉर्मुज स्टेट अभी भी केंद्र में है कि कौन जीतेगा वहां, कौन हारेगा समुद्र की पानी की लड़ाई में। लेकिन सर, इस्लामाबाद ने जो चीज हासिल करनी थी इस बैठक में, शांति समझौता हुआ नहीं हुआ, सीज फायर हुआ नहीं हुआ, अलग बात है। लेकिन ट्रंप को खुश करना था, ट्रंप को खुश कर दिया इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान ने। भारत सर यहां कहीं चूक गया है क्या? और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के खास हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बहुत करीबी दोस्त हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो भी बहुत खास दोस्त हैं। लेकिन और ईरान भी भारत का खास दोस्त है। सर, इन तीनों ने ही भारत को दरकिनार कर दिया इस मीटिंग के लिए, इस्लामाबाद की तरह दिल्ली में ना करके। या सर ये ठीक रहा भारत के लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा था अभी कुछ समय पहले कि जब दो पक्षों पक्षों के बीच में लड़ाई या तनाव होता है, तो वो डिसाइड करते हैं उन्होंने किसको मध्यस्थता करानी है। तो अमेरिका और ईरान के अपने अपने कारण थे, और उन्होंने पाकिस्तान को चूज किया। इसमें मैं कहूंगा कि भारत की इसमें कोई हार नहीं है, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट कहीं तो बातचीत हो रही थी इस तनाव को, इस युद्ध को खत्म करने के लिए, पूरा खत्म करने के लिए, जिसने दुनिया के हर देश, हर नागरिक को चपेट में ले लिया था। संजीव जी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर कोई युद्ध हुआ है जिसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया, वही ये ईरान युद्ध था। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, थोड़ा सा अफेक्ट हुआ। इसराइल हमास युद्ध हुआ, कुछ अफेक्ट हुआ। लेकिन इस ईरान युद्ध ने तो पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें, अगर हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि हमारे अधिकतम मीडिया चैनल्स नहीं देख रहे थे 2 दिन से, मैं तो देख रहा था, हमारे अधिकतम एंकर तो बड़े मायूस से थे जब वो डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में हो रहा है। मैं तो कहूंगा उससे हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अ, ये चीज वहां पे हुई, एक मानवता के लिए, दुनिया की शांति के लिए पहल हुई। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे स्पेन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो दुनिया के लिए है, मानवता के लिए। दूसरी चीज, अगर किसी देश में कोई चीज अच्छी होती है, तो हमें उसे ईर्ष्या क्यों, हम उसे जलन क्यों?
तीन साल पहले 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। पाकिस्तानी कुछ लोग बड़े जेलस थे। मैं तो तब भी उन पे हंसा था। मैंने कहा कि तुम लोग क्यों ये जलन से भून रहे हो कि भारत में हो रहा है। ठीक है, ये भारत की अपनी हिम्मत है, ये भारत का अपना मेहनत है। तो जब अगर इंसान दूसरे से जलता है या कोई देश दूसरे से जलता है तो वो उसी के लिए दिक्कत होती है। वो कहते हैं ना, कारवां तो गुजरता है। अब आप देखिए, जितने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स हैं, CNN हो, BBC हो, फॉक्स न्यूज हो, France 24 हो, 2 दिन से सारे पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे थे कि वहां पे वार्तालाप हुई है। JD वैंस ने जाते जाते अपने प्रेस संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष को धन्यवाद किया। ईरान ने धन्यवाद किया। तो हमें ये इस्लामाबाद में जो टॉक्स हुई हैं, हमें इस नजरिए से देखनी चाहिए कि ये दुनिया की शांति के लिए, मानवता के लिए अहम बातचीत थी। सुन साहब, बहुत कम समय हमारे पास, 2 मिनट बचे हैं। चलते चलते एक अंतिम सवाल ये है कि इस तमाम उलटफेर की बात जो इस्लामाबाद में हुई है, अब भारत पे जो क्राइसिस आ रहा था गैस का, तेल का, वो सब हमें कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, या अभी भी वो समस्या बनी ही रहेगी? नहीं, आई थिंक भारत पे या दुनिया के किसी दूसरे देश के लिए भी वो क्राइसिस की बात अब नहीं रहेगी, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया, मेरे लिए तो दो ही दुश्मन देश हैं, इसराइल और अमेरिका। बाकी किसी देश का भी पानी का जहाज है जिसमें ऑयल है, गैस है, कुछ भी है, मेरे को इत्तला करो और निकाल लो। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे आने से पहले खबरें देख रहा था कि 8वां पानी का जहाज भारत के लिए रवाना हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिसमें तेल है। तो ये जो तेल और गैस का संकट है, ये इमिजिएटली तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि देखिए एक बैकलॉग क्रिएट हो गया 40 दिन के युद्ध की वजह से। लेकिन अब उतना संगीन, उतना गंभीर नहीं रहेगा जैसे ये 40 दिन के युद्ध में था। इस शांति वार्ता और सीज फायर की आपाधापी में चीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते 1 मिनट बचा है हमारे पास। देखिए, चीन ने बहुत अहम भूमिका निभाई पर्दे के पीछे। ईरान तो इस युद्ध विराम की बातचीत के लिए आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बल्कि 8 अप्रैल सुबेरे 4 बजे, 1.5 घंटा युद्ध विराम की घोषणा से पहले जब ट्रम्प ने किया, तब चीन ने ईरान को फोन किया और उनको मनाया। और उसके बाद फिर भारतीय समय 5:30 बजे युद्ध विराम की घोषणा हुई। तो चीन ने तो अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ईरान तो जंग के लिए 40 साल और के लिए भी तैयार था। तो मैं कहूंगा चीन का इसमें बहुत बड़ा रोल था, लेकिन पर्दों के पीछे। शुक्रिया सोडी साहब, स्टेट पर हिंदी से और संजीव चौहान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।